अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारत के दौरे पर पहुंच गए हैं। भारत का यह दौरा अब्बास अराग़ची का ऑफिशियल नहीं है, बल्कि ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जैसे ही अब्बास अराग़ची ने भारत की सरज़मीन पर कदम रखा, उनका खैर मक़दम किया गया। ईरान एम्बेसी या ईरान कल्चर हाउस के नुमाइंदों और ज़िम्मेदारों से भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। और पूरी दुनिया की नज़र अब अब्बास अराग़ची के भारत दौरे पर लगी हुई है कि क्या ईरान जिस विज़न के साथ, जिस मिशन के साथ भारत आया है, उसमें कामयाब हो पाएगा। भारत को भी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल से भारत के साथ अच्छे और गहरे रिश्ते हैं। उधर ब्रिक्स में ईरान के साथ साथ यूनाइटेड अरब इमारात भी मौजूद है, और इन दिनों ईरान और इसराइल में जितनी ज़्यादा तलख़ियाँ नहीं हैं, उससे ज़्यादा तलख़ियाँ यूनाइटेड अरब इमारात और ईरान के दरमियान पाई जा रही है। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा का जो इजलास शुरू हुआ तो लगातार उसमें गहमा गहमी देखी गई। दोनों तरफ से अलग अलग पॉइंट रखे गए। क्या कुछ हुआ ब्रिक्स ममालिक के इजलास में, ब्रिक्स की तारीख़ क्या है, क्यों इसका इजलास अहम है, इसको ज़रा आगे जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि जैसे ही अब्बास अराग़ची ने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कदम रखा, वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ने उनका जाकर खैर मक़दम किया। एयरपोर्ट पर उनको अफसरान की तरफ से रिसीव किया गया। उसके बाद फिर अब्बास अराग़ची ने इंडिया में मौजूद ईरान एम्बेसी के सफ़ीर से मुलाकात की। इसी तरह इंडिया में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के नुमाइंदे डॉक्टर हकीम अब्दुल मजीद इलाही रहते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। जनरल कौंसलर जो ईरान के इंडिया में रहते हैं, उनसे भी ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की। इस दौरान ईरान के एम्बेसडर ने और ख़ास तौर पर सुप्रीम लीडर के नुमाइंदा डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब महाराष्ट्र गए, कर्नाटका गए, बिहार गए, लखनऊ गए, कोलकाता गए। तकरीबन मुल्क के तमाम बड़े शहरों और सूबों का उन्होंने दौरा किया। वहाँ के अवाम से जाकर उन्होंने मुलाकात की, सुप्रीम लीडर का मैसेज पहुँचाया। ख़ुद हिंदुस्तान के अवाम ने भी एक मैसेज दे दिया कि अवाम ईरान के साथ है, अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ है। यूएई के मुकाबले में भी ईरान को ही अवाम ने ज़्यादातर सपोर्ट कर दिया। हाँ, कुछ नफ़रती चिंटों को आप इससे अलग कर सकते हैं, जिनका मकसद ही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ मिशन चलाना, या जिनको मुसलमानों से हमेशा चिढ़ रहती है, तकलीफ़ रहती है, जो इसराइल को अपना फादरलैंड मानते हैं। उन लोगों ने ज़रूर कहा कि हम ईरान के साथ नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी आवाम ने, खा उनका मसला कुछ भी हो, मज़हब कुछ भी हो, सब ने कहा कि अमेरिका के मुकाबले में हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब की अपील पर, एम्बेसडर की अपील पर करोड़ों रुपया भी हिंदुस्तान के अवाम ने डोनेट किया है ईरान को, और ईरान यहाँ से दवा पहुँचाई गई, दूसरी चीज़ें पहुँचाई गई, खैर सगाली के, मोहब्बत के मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से दिए गए हैं। और अब ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ख़ुद हिंदुस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक का इजलास चल रहा है, और जैसे ही ब्रिक्स का इजलास हुआ तो उसका इफ्तिताह किया हिंदुस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी इफ्तिताही गुफ्तगू में फ़ोकस किया अपना हुर्मुज़ पर, और ईरान का नाम लिए बग़ैर उन्होंने एक तरह से तनक़ीद की और कहा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस है, बहरान है, ईंधन की किल्लत पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। एस जयशंकर ने दलील दी और कहा कि पूरी दुनिया में 25% गैस और तेल की सप्लाई इसी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए होती है, अहम तरीन गुज़रगाह है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ईरान से नहीं है, बल्कि गल्फ़ के दूसरे देशों से भी है, इसलिए स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर देना चाहिए। ये बाज़ाब्ता एस जयशंकर ने अपनी तकरीर में कहा। उसके बाद जब अब्बास अराग़ची ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने ब्रिक्स ममालिक से मुतालबा किया कि जिस तरह आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कराना चाहते हैं, इसके लिए आपने अपने ख़यालात का इजहार क्या है। हमारी मांग यह है, हमारी अपील यह है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, एक नई जंग इन्होंने ईरान पर मुसल्लत की है, इसलिए ब्रिक्स ममालिक की तरफ से ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की जाए, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जिसमें यह वाज़ेह तौर पर मौजूद हो कि ब्रिक्स ममालिक ने ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, इसको कंडम किया है, और ये पॉसिबल नहीं है। जब
ईरान ने इंडिया के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया था। इंडिया का एक भी जहाज़ नहीं गुजर पाया था और जब इंडिया ने बातचीत शुरू की थी, ईरान से मुतालबा किया गया था कि आप हमारे जहाज़ों को गुजरने दीजिए, तो उस वक्त भी ईरान ने इंडिया से सबसे अहम मुतालबा ये कर दिया था कि इंडिया इन दिनों ब्रिक्स का सदर है, ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा के इजलास की वो सदारत करेगा, इसलिए इंडिया ब्रिक्स का हंगामी इजलास बुलाए या कम से कम ब्रिक्स ममालिक की तरफ से एक बयान जारी करे जिसमें अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई को अमेरिका ने शहीद कर दिया है, उनकी शहादत पर ब्रिक्स की तरफ से ताज़ती पैगाम जारी किया जाए और इंडिया ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद इंडिया के कुछ जहाज़ों को आने की ईरान ने इजाज़त भी दी। अब ब्रिक्स ममालिक के इजलास में भी ईरान ने यही मुतालबा कर दिया है। ब्रिक्स में अभी इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इंडिया ही ब्रिक्स का सदर है। इंडिया ब्रिक्स के इजलास की मेज़बानी कर रहा है, नई दिल्ली में इजलास हो रहा है और इंडिया यूनाइटेड अरब अमारात से भी अच्छा रिश्ता और ताल्लुक़ रखता है। इंडिया का इसराइल से भी अच्छा रिश्ता है, इंडिया का अमेरिका से भी अच्छा ताल्लुक़ है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिया अलाउ करे ब्रिक्स को कि ब्रिक्स की तरफ से ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की जाए या करारदाद में रेजोल्यूशन में इसको शामिल किया जाए। लेकिन जब भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रिक्स के इफ्तिताही इजलास में अपनी इफ्तिताही गुफ्तगू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तज़किरा किया और कहा उससे खुल जाना चाहिए, पूरी दुनिया में क्राइसिस पैदा हो रहा है, खुद भारत को भी अब मजीद क्राइसिस का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अवाम को 1 साल तक के लिए मोदी सरकार ने यह नसीहत की है कि वो कम गाड़ियों का इस्तेमाल करे, तेल का इस्तेमाल कम करे, गैस का इस्तेमाल कम करे, भारत का सफ़र कम कर दे। उसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आवाम से यह भी अपील की है कि वो गोल्ड की ख़रीदारी ना करे, भारत का सफ़र ना करे। तो भारत में भी क्राइसिस पैदा हो गया है, बहरान पैदा हो गया है। भारत में सोना के ताजिरों ने बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट और एहतजाज भी करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। इसलिए ब्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़रूरी समझा भारत ने ईरान तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और सीधे सीधे उसमें कह दिया। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने भी इसके जवाब में कह दिया कि हम ओपन करने को तैयार हैं, शर्त यह है कि ब्रिक्स हमारा साथ दे और अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि भारत का इसराइल से ईरान से ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमारात और ईरान के दरमियान इन दिनों एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इस वक्त ईरान का जितना ज़्यादा इख्तलाफ इसराइल से नहीं है, उससे ज़्यादा ईरान का इख्तलाफ यूनाइटेड अरब अमारात से चल रहा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि ब्रिक्स के अरकान में ईरान के साथ यूनाइटेड अरब अमारात भी शामिल है। अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट है और बाज़ाब्ता इसराइल में वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस बात का एतराफ़ किया कि अमेरिका और ईरान जंग के दौरान खामोशी से खुफिया तरीक़े से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड अरब अमारात का दौरा किया। हर जगह यह खबर भी शाया हो गई और बाज़ाब्ता ऑफिशियली बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से ये कन्फर्म किया गया था। लेकिन जब ज़िल्लत हुई, रुसवाई हुई, लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया यूनाइटेड अरब अमारात से, तब UAE ने इस खबर को गलत करार दिया और कहा यह झूठ है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के दौरान UAE का दौरा नहीं किया है। लेकिन यूनाइटेड अरब अमारात के इस वजाहत की कोई वैल्यू नहीं रह गई है और इसी वजह से ईरान अब UAE को अपना सबसे सख्त तरीन बदतरीन दुश्मन मान रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची भी कई मरतबा कह चुके हैं कि यूनाइटेड अरब अमारात हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है, वो इसराइल के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है, हमारे पास में रहते हुए इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ब्रिक्स में यूनाइटेड अरब अमारात भी मेंबर है। यूनाइटेड अरब अमारात और इंडिया के दरमियान भी रिश्ते अच्छे हैं। जब अभी यूनाइटेड अरब अमारात पर ईरान ने हमला किया था, उसके ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, उस वक्त भी भारत ने उस हमले की मजम्मत की थी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब अमारात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फ़ोन पर बातचीत की थी। इससे पहले भी भारत ने UAE पर होने वाले ईरान के हमले की मजम्मत की, उसको कंडम किया। तो जब बात ईरान, यूनाइटेड अरब अमारात और इसराइल की होती है तो भारत यकीनी तौर पर UAE को तरजीह देता है। इसी तरह भारत इसराइल को तरजीह देता है, न कि ईरान को तरजीह देता है। अभी एक और ख़बर सामने आई कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले दिनों में
5 देशों का दौरा करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से उनका इंटरनेशनल दौरा हुआ नहीं, इसराइल का दौरा हो जाने के बाद, और उसमें यूनाइटेड अरब अमारात भी शामिल है। ब्रिक्स क्या है, अब उससे जान लेते हैं। ब्रिक्स 11 ममालिक पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, एक अलहदा तंजीम है, जिसका मकसद है दुनिया को अमेरिका के गलबे से, अमेरिका के तसल्लुत से आज़ादी दिलाना, निजात दिलाना, जिसका दूसरा अहम एजेंडा और मकसद है अमेरिकी डॉलर पर जो पूरी दुनिया का इन्हिसार है। अमेरिकी डॉलर के बाद यूरोपियन यूनियन की करेंसी सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है, इससे दुनिया के इन्हिसार को कम करना। तीसरा मकसद है ब्रिक्स ममालिक का कि अमेरिका और यूरोप के बजाय दुनिया में एक नई ताकत को फ़रोग़ देना। चौथा अहम तरीन मकसद है कि लोकल करेंसियों में तिजारत करना, यानी चीन और इंडिया के बीच में कोई तिजारत हो रही है तो अब तक दुनिया का उसूल यह है कि इंडिया पहले डॉलर को ख़रीदेगा, फिर डॉलर के ज़रिए वो चीन को अदायगी करेगा। तो इसमें यह कहा गया कि चीन डायरेक्ट अपनी करेंसी इंडिया को देगा, इंडिया डायरेक्ट अपनी करेंसी चीन को देगा। अगर इंडिया और ईरान के दरमियान में कोई लेन देन हो रहा है तो ईरान अपनी करेंसी इंडिया को देगा, इंडिया अपनी करेंसी ईरान को देगा। तो ये 4-5 बड़े बड़े मकासिद हैं ब्रिक्स के। साल 2006 में ब्रिक्स की बुनियाद रखी गई, और जब इसकी बुनियाद पड़ी तो उस वक्त सिर्फ 4 ममालिक इसमें शामिल थे। उसके बाद एक और मुल्क इससे जुड़ा, फिर मज़ीद मुल्क जुड़ते गए, और इस वक्त तकरीबन 11 ममालिक ब्रिक्स में मौजूद हैं, इसके मेंबर हैं। इसके जो फाउंडर मेंबर कहलाते हैं उसमें ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है। उसके बाद साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा बना। उसके बाद फिर अभी इजिप्ट भी इसका पार्ट है, इथोपिया भी इसका पार्ट है, ईरान भी इसका मेंबर है, यूनाइटेड अरब अमारात भी ब्रिक्स का मेंबर है, सऊदी अरबिया भी ब्रिक्स का मेंबर है, और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया है। साल 2001 में अमेरिका के ही एक सरमायाकार ने एक आइडिया दिया जिनका नाम है ओ'नील, और उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोप के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी मजबूत है, जिनके यहाँ तिजारत के बहुत ज़्यादा ज़राए पाए जाते हैं, जो दुनिया में अपना एक अलहदा निज़ाम कायम कर सकते हैं, और अमेरिका और यूरोप के तसल्लुत को उन्हें बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। उस आइडिया को लोगों ने सीरियस लिया, उन्होंने ब्रिक्स का मनसूबा पेश किया, और ख़ास तौर पर ओ'नील ने 2001 में कहा कि ब्राज़ील की बहुत बड़ी आबादी है, रशिया दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा वहाँ कैपेसिटी पाई जाती है, चीन की बहुत बड़ी आबादी है, और चीन दुनिया में लगातार तरक्की कर रहा है। इसलिए चारों ममालिक अगर मिल जाते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं, तो दुनिया को एक नया निज़ाम देखने को मिलेगा, और दुनिया को अमेरिका और यूरोप का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। ये आइडिया, ये ख्याल पसंद आया रूस को भी, चीन को भी, भारत को भी। और साल 2006 में जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा था न्यूयॉर्क में, उसी मौका पर ये चारों ममालिक बैठते हैं और एक फ़ैसला करते हैं कि हमें कुछ करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और ब्रिक की बुनियाद रखी जाती है। उस वक्त सिर्फ था BRIC, आखिर में एस नहीं जुड़ा था। साल 2009 में बाज़ाब्ता रूस के एक शहर में इसका पहला इजलास हो जाता है और ब्रिक की बुनियाद पड़ जाती है। साल 2009 में जब रूस में इजलास हुआ तो उस इजलास में सिर्फ 4 देशों के सरबराहों ने शिरकत की, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 2009 के इस इजलास की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। दुनिया भर के माहिरीन को, एक्सपर्ट को, बैंकारों को या इकनॉमी में महारत रखने वालों को बुलाया गया, और इसी वक्त इसका पूरा एजेंडा और मनसूबा तय किया गया। साल 2010 में एक और मुल्क इसका हिस्सा बन गया जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, और इस तरह इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। साल 2024 में मज़ीद 5 मुल्कों ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। उसमें एक इजिप्ट है, दूसरा इथोपिया है, तीसरा ईरान है, चौथा UAE है, और 5वां सऊदी अरबिया है। साल 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गया, और इस तरह इसके मेंबर ममालिक की तादाद कुल 11 हो चुकी है। ब्रिक्स ममालिक में जो आबादी पाई जाती है वो पूरी दुनिया की तकरीबन 45% की आबादी है, और पूरी दुनिया की जो GDP है वो तकरीबन 35% GDP इन 11 देशों में पाई जाती है। तो दुनिया की एक बड़ी आबादी, दुनिया के एक बड़े रकबे ने अपना एक अलहदा निज़ाम बनाया कि हमें अमेरिका से आज़ाद होना है, डॉलर के निज़ाम से आज़ाद होना है, अपना एक सिस्टम क्रिएट करना है। लेकिन ब्रिक्स का इजलास ऐसे मौका पर नई दिल्ली में हो रहा है जब अमेरिकी सदर बीजिंग में मौजूद है, और इसी वजह से चीन की इस इजलास में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई है। उसके अलावा अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ जाकर ये ममालिक कुछ फ़ैसला कर लें, उसके इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ब्राज़ील के फ़ॉरेन मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, रूस के फ़ॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, इंडिया इसका बाज़ाब्ता मेहमान है,
چین کے فورن منسٹر نے امریکی صدر کے دورے کی وجہ سے اس اجلاس کی اہمیت نہیں دی اور چین کے سفیر جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ چینی فورن منسٹر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے فورن منسٹر بھی یہاں موجود ہے، اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے فورن منسٹر بھی یہاں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ چرچا ہو رہی ہے عباس عراقچی کی ہی۔ اب یونائٹڈ عرب امارات بھی اس کا حصہ بن گیا ہے۔ اہم مقصد کیا تھا برکس کا، اس سے ذرا سا پوائنٹ وائز جان لیجئے۔ پہلا مقصد تھا برکس کے بنانے کا عالمی سیاست میں جو ایک غلبہ ہے کچھ ملکوں کا، کچھ دیشوں کا، اس کا الٹرنیٹو پیدا کرنا۔ دوسرا مقصد تھا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کی نمائندگی کو بڑھانا، ان کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینا۔ تیسرا مقصد تھا جو انٹرنیشنل اکنامی سسٹم ہے اس میں اصلاح کرنا، اس کو ایک بہتر ذریعہ بنانا، اور جو پرانا اکنامی سسٹم چل رہا ہے اس کو ختم کرنا۔ اس کا چوتھا اہم ترین ایجنڈا تھا تجارت میں اور بزنس میں، معیشت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ پانچواں اہم مقصد تھا جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کرنا، بزنس کرنا، اور ڈالر پر یا یورپ کی کرنسی پر جو انحصار ہے اس کو کم کرنا۔ چھٹا اہم ترین مقصد تھا امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کم کرنا، اس کا محتاج کم ہونا، کیونکہ ان دنوں پوری دنیا ڈالر کی محتاج ہے۔ ڈالر کے بغیر کسی دیش کی تجارت نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں پر ڈالر کا استعمال نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر انگلینڈ کے پاؤنڈ کا استعمال ہوتا ہے، یا فرانس کی کرنسی کا استعمال ہوتا ہے، یا یورپ کے دوسرے دیشوں کی کرنسی ویلیو رکھتی ہے۔ برکس نے یہ 6 اہم ترین اپنا ایجنڈا بنایا اور امریکہ کو، یورپ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ سال 2009 میں ہی اس کی بنیاد پڑ گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی خاص چینجز نہیں ہوا ہے۔ بیجنگ میں ایک بینک بھی بنایا گیا برکس کا، لیکن اس کا بھی کچھ اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برکس کا یہ جو اجلاس نئی دلی میں ہو رہا ہے، کیا ایران جنگ کا کوئی نتیجہ اس سے نکلتا ہے یا یہ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ انڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے، کیونکہ پوری دنیا کا اگر 20% تیل اور گیس ابنائے ہرمز سے جاتا ہے تو انڈیا کا تقریباً 60% تیل ابنائے ہرمز سے آتا ہے، اور 90% گیس انڈیا کا ابنائے ہرمز سے آتا ہے۔ انڈیا کے کھیتوں میں کسان جو کھاد استعمال کرتے ہیں وہ بھی 60% سے زیادہ ابنائے ہرمز سے گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ گلف کے دیشوں میں انڈینز 1 کروڑ سے زیادہ رہتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو پیسہ بھارت کو آتا ہے جس کو ریمیٹنس کہا جاتا ہے، اس سے بھی بھارت کی معیشت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب 4 طرح کا نقصان ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے، ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے بھارت کا۔ اب بھارت کے لیے یہاں پر فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ بھارت UAE اور اسرائیل کو ترجیح دے گا یا پھر بھارت ایران کو ترجیح دے گا۔ ایران کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ بھارت برکس ممالک کو قائل کر لے، اور برکس کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کر دی جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے لکھیں، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے جس طرح کالم بنا ہوا ہے، فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔